Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about CRPC. CRPC का कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी है ट्यूसडे को। एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेन जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सिलेबस CRPC का अभी एग्ज़ाम में आएगा उसको ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो है यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे किसी भी क्वेश्चन का, और आपको बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें समझाई जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? कोग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2 गै के अनुसार संज्ञेय अपराध, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध। कोग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C के अंतर्गत आता है CRPC में। तो ये कहता क्या है, प्रथम अनुसूची के अनुसार वर्तमान लागू किसी कानून, जब बेरैक की जो लैंग्वेज है उसको अगर आप रीड करोगे तो आपको बहुत ही हार्ड लैंग्वेज लगेगी और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। कोग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध जो होते हैं वो गंभीर अपराध की कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई गंभीर अपराध किया जाता है तो उसको बोलते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। अब ये गंभीर अपराध होते क्या हैं? ऐसे अपराध जो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद या मृत्यु से रिलेटेड जिन अपराधों में पुनिशमेंट दी जाती है, जिन अपराधों में डेथ से रिलेटेड या आजीवन कारावास की पनिशमेंट दी जाती हैं, उनको कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 2 के सब सेक्शन L में CRPC में दिया गया है। अभी कोग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हमने बात की। अब नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? असंज्ञेय अपराध जो मामूली अपराध होते हैं, जो गंभीर अपराध की कैटेगरी में नहीं आते। छोटे मोटे अपराध जो होते हैं, जो विदाउट वारंट के किसी को जिस ऑफेंस में, जिस अपराध में विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। अभी इसमें क्या होता है, पुलिस ऑफिसर के पास कोई कंप्लेंट लिखवाने आता है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की, तो अपनी डायरी में उसको वो रिकॉर्ड तो उसकी स्टेटमेंट कर लेता है, बट उसको बोलता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ और कंप्लेंट जो है अपना कंप्लेंट देकर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करवाओ वहाँ पे। तो डायरेक्ट जो है पुलिस ऑफिसर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता। सबसे पहले कोर्ट के पास केस जाएगा, वहाँ के बाद कोर्ट जब ठीक समझे अपना डिसीजन देगी और अरेस्ट वारंट जारी करेगी या कंप्लेंट को खारिज कर देगी। अगर उनको लगता है कि ये कंप्लेंट सही नहीं है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसे वो कंप्लेंट सही साबित हो, फॉल्स कंप्लेंट अगर उनको लगती है, तो वहाँ पर वो उसको खारिज कर सकते हैं, नहीं तो अरेस्ट वारंट जारी करेंगे और तब पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है अरेस्ट करेगा। तो इसको नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के पास कॉल करेगा और उसको सारी जो है सिचुएशन के बारे में बताएगा, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये कोई गंभीर अपराध नहीं है, तो वो वहाँ पर नहीं जाएंगे और इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में डिस्कस करते हुए लिखेंगे डिटेल में कि वो वहाँ पर क्यों नहीं गए। पूरा रीज़न जो है वो उसमें मेंशन करेंगे। तो ये होता है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। एक तो इसमें डेथ की सज़ा नहीं मिलती नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में, और ना ही आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है, और पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट के आदेश ना हो, तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते। आदेश होने के बाद सेम वही प्रोसीजर चलेगा जो कोग्निजेबल ऑफेंस में चलता है, वैसे ही वो ट्रीट कर पाएंगे उसको।
पर कोर्ट का ऑर्डर होना ज़रूरी है इसमें। अब इस टॉपिक में हमने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट में। बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2 के ए क्लोज में सीआरपीसी में दिया गया है। बेलेबल ऑफेंस होते क्या हैं? जिन ऑफेंस में बेल हो सकती है, बॉन्ड लेकर, एक सिक्योरिटी लेकर कोर्ट द्वारा छोड़ा जा सकता है अपराधी को, उन्हें कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। एक बार ब्रैकेट की लैंग्वेज देख लेते हैं। जमानती अपराध का अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसको प्रथम अनुसूची में जमानती दिखाया गया है और जिसको अन्य लागू कानून द्वारा जमानत योग्य बनाया गया है। जमानती अपराध बहुत मामूली और कम दंड से पनिशेबल होते हैं। न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार कर ली जाती है जिन अपराधों में, उनको बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। अब चलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरफ। सेक्शन 2 के ए में ही इसको डिफाइन किया गया है। जो बेलेबल नहीं होते, मीन्स जिनमें जमानत नहीं मिलती, उनको बोलते हैं नॉन बेलेबल। इनमें कोर्ट, एक बार बेरेट की लैंग्वेज रीड कर लेते हैं। धारा 2 के अनुसार जमानती अपराध वे तात्पर्य अपराध से है जो प्रथम अनुसूची में जमानतिया के रूप में दिखाया गया है या वर्तमान लागू किसी कानून के द्वारा जमानतिया बताया गया है। और अजमानती अपराध से तात्पर्य अन्य किसी अपराध से है। अजमानती अपराध की प्रकृति गंभीर एवं संगीन होती है, जैसे कि कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं गंभीर अपराध, उनमें काफ़ी सारे ऑफेंस होते हैं, लगभग सारे ही होते हैं जिनमें जो नॉन बेलेबल होते हैं। कुछ अपराध होते हैं बेलेबल होते हैं, बाकी नॉन बेलेबल होते हैं। और कोर्ट में जब केस चलते हैं, एविडेंस होते हैं, तो केस पे डिपेंड करता है उनको जमानत दी जाए या नहीं जाए, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। वैसे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और बेलेबल में राइट होता है बेल लेने का, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्चार्ज एंड एक्यूटल। उन्मोचन तथा विमोचन। उन्मोचन, डिस्चार्ज से तात्पर्य किसी अपराधी का न्यायालय के अनुसार कार्रवाई से छुटकारा पाना है। ऐसे आदेश निर्णय के बराबर नहीं होता, जबकि विमोचन किसी परीक्षण का अंतिम आदेश होता है। जो एक्यूटल होता है, विमोचन, किसी केस का फाइनल डिसीजन तब आता है और जो निर्णय सुनाया जाता है तो वो होता है एक्यूटल। और डिस्चार्ज क्या होता है? किसी केस का फाइनल निर्णय आने से पहले अगर किसी डिफेंडेंट को, मतलब जो एक्यूज है, अपराधी है, उसको कोर्ट द्वारा कोर्ट में ना आने की छूट दे दी जाती है, प्रोसीडिंग रोक दी जाती है, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। और एक्यूटल क्या होता है? केस का फाइनल जो डिसीजन देते हैं उस निर्णय को बोलते हैं एक्यूटल। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा। एक एग्जाम्पल है, सेक्शन 249 के अधीन परिवादी की अनुपस्थिति का परिणाम उन्मोचन होता है। अगर मान लो कोई कंप्लेनेंट है, केस चल रहा है और केस में कंप्लेनेंट ही नहीं हाजिर होता, मान लो कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है और कोई डेट निर्धारित कर दी गई है कोर्ट द्वारा कि इस दिन भाई आप समझौता कर लेना आपस में, और कंप्लेनेंट है जो वो नहीं आता, तो उस कंडीशन में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है आगे की प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। इनमें एक मेन डिफरेंस ये है, यहाँ से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्चार्ज जो होता है, केस डिस्चार्ज होने के बाद आगे कभी भी उसको दोबारा उठाया जा सकता है, प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। एक्यूटल में निर्णय देने के बाद उसमें खाली अपील हो सकती है। उसी केस जिस कोर्ट में एक्यूटल हुआ है उस कोर्ट में दोबारा वो केस नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अपराधों का समन। सेक्शन 320 में इसके बारे में बताया गया है, एक पूरी लिस्ट जो है दी गई है, कौन से
ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं और कौन से नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। सारी लिस्ट 320 में दी गई है। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? समझौता। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका समझौता किया जा सकता है कंप्लेंडेंट द्वारा, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, उनका कंप्लेंडेंट को कोई राइट नहीं है कंपाउंड करने का, समझौता करने का। तो जिनका राइट है खुद समझौता करने का, उनको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कोर्ट की मर्जी से, कोर्ट की सलाह लेकर, कोर्ट की अनुमति से कंपाउंड किए जाते हैं, और कुछ एप्लीकेशन लिखकर कंप्लेनेंट अपनी मर्जी से करवा सकता है। अब बात करेंगे सर्च वारंट की। सेक्शन 93 के अंतर्गत किसी दस्तावेज या वस्तु को पेश करने के लिए तलाशी का वारंट जारी करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी तलाशी का वारंट किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पुलिस अन्वेषण की सहायता के लिए भी जारी किया जा सकता है। सर्च वारंट क्या होता है? कोर्ट द्वारा कब इशू किया जाता है? जब ऐसा लगता है कि भाई कोई वस्तु ऐसी है जिसका संदेह है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास होने का संदेह है, या पता ही नहीं है किसके पास है, उसके लिए सर्च वारंट निकाले जाते हैं। या कोई पर्सन जिसके अरेस्ट वारंट निकले हों और वो अरेस्ट नहीं हुआ हो, उसके लिए भी सर्च वारंट निकाले जा सकते हैं। ये सेक्शन 93 के अंतर्गत बताया गया है। वहाँ पर सेक्शन 93 में आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो। फिर है प्रोसीजर फॉर रिमांड अंडर सेक्शन 167 CRPC। 167 के अंतर्गत रिमांड कैसे लिया जाता है उसका प्रोसीजर दिया गया है। धारा 167 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध हो और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर अगर पूरी नहीं होती, तो उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के पास, जिनकी ज्यूरिडिक्शन लगती है, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा सकता है, और वो मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं दे सकता। 15 दिन तक का रिमांड वहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है और 15 दिन के रिमांड के लिए भेज सकता है। अगर सभी रीजन से वो सेटिस्फाइड है, वेल फाउंडेड इन्फॉर्मेशन सारी, अगर उनको लगता है कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, जो पुलिस ऑफिसर द्वारा बताया जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन और है जो हमें मिल सकती है और कुछ टाइम और चाहिए, उसके लिए 15 दिन तक का रिमांड कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात निर्धारित डायरी के मामले की संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। जो एक्यूज पर्सन है उसको साथ लेकर जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, जो आगे का रिमांड सैंक्शन करेगा मजिस्ट्रेट, तो एक्यूज को देखकर उसकी उपस्थिति में करेगा वहाँ पर। तो ये था रिमांड का प्रोसीजर सेक्शन 167 CRPC के अंदर, कि अगर कोई कार्रवाई ऐसी लगती है 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती, तो 15 दिन तक का रिमांड कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। फ्री लीगल एड टू एक्यूज एट स्टेट एक्सपेंस। सरकारी खर्चे पर अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता। अब हम रीड करेंगे फ्री लीगल एड टू एक्यूज एट स्टेट एक्सपेंस। सरकारी खर्चों पर अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता। धारा 304 में गरीब अभियुक्तों को मुफ्त कानूनी सहायता दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार की सुविधा पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में नहीं थी। जब इसमें अमेंडमेंट किया गया और 1973 की नई संहिता में ये दो धाराएं 303 और 304 सम्मिलित की गई। धारा 304 के अनुसार यदि सेशन
सेशन कोर्ट के सामने किसी विचारण के दौरान अभियुक्त की ओर से कोई वकील उसके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित न हो और न्यायालय को ऐसा दिखाई दे कि अभियुक्त वकील नियुक्त करने में असमर्थ है। न्यायालय को दिखे कि भाई जो ये एक्यूज है ये अपनी तरफ से कोई वकील नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कोई पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो वकील नहीं है। और न्यायालय को ऐसा दिखाई दे कि उसके पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी इनकम का साधन नहीं है जिससे वो अपने लिए कोई भी लीगल एडवोकेट नियुक्त कर पाए, या उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो न्यायालय उसके बचाव, उसके डिफेंस के लिए सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराएगा। ठीक है। धारा 304 का सब सेक्शन 1 कहता है, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के उपयुक्त धारा 1 के अंतर्गत बचाव के लिए वकीलों के चुनने का ढंग, न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली फीसों की व्यवस्था करने तथा उनको लागू करने के लिए नियम बना सके। ये 304 में बताया गया है। जो गरीब एक्यूज होते हैं, निर्धन होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने लिए एक एडवोकेट नियुक्त कर पाए, और कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई होती है कि हाँ भाई इसके पास पैसा नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, तो कोर्ट अपनी तरफ से सरकारी खर्चों पर वकील को नियुक्त करवाती है इनके डिफेंस के लिए। यही इस सेक्शन 304 में बताया गया है। अभी हम बात करेंगे विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन वापस लेना। सेक्शन 321 धारा 321 के अनुसार किसी मामले का भार साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है। अगर एक से ज़्यादा अपराध लगाए गए हैं और कभी भी अगर ऐसा लगता है उनमें से कोई अपराध है ही नहीं, उनमें से कोई भी अपराध वापस ले सकता है। ये सेक्शन 321 हमें बताता है, उसमें ये डिफाइन किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हु मे बी अपॉइंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर CRPC। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड विजिट टू माय चैनल। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन स्टूडेंट्स का CRPC का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और कोई भी जो क्वेरी आपकी इस वीडियो को देखकर, अगर कोई क्वेरी फिर भी आपकी रह जाती है, कोई डाउट आपका रह जाता, कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं होता, तो मेरे को कमेंट करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर CRPC से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताएं। मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को प्रिपेयर करके आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।